दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक किसान और उसकी समझदार बेटी की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में शंभू अपनी पत्नी और अपनी बेटी रमा के साथ रहता था। शंभू किसान था। वह खेती बहुत अच्छे से करता था, इसीलिए उसके परिवार का गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता था। रमा बड़ी हो गई थी। शंभू को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने पंडित से कहा कि वह उसकी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश करे। पंडित ने उसकी बेटी की फोटो ली और आसपास के गांव में रमा के लिए लड़के की तलाश की। उसे एक अच्छा वर मिल गया जो रमा के योग्य था, क्योंकि रमा बहुत ही सुंदर और समझदार, सुलझी हुई लड़की थी। इसीलिए उसे उसके जैसा ही वर चाहिए था। पंडित ने शंभू को उसके बारे में सब कुछ बताया। शंभू अपनी पत्नी से सलाह करके पंडित को मंजूरी दे दी। फिर लड़के वाले रमा को देखने आए और सभी ने रमा को पसंद कर लिया और विवाह की तारीख निश्चित कर दी गई। एक दिन रमा की सखियां उसके घर आई और उसे चिढ़ाने लगी। क्यों? कैसे हैं जीजा जी? जरा हमें भी बताओ, कैसे दिखते हैं? रमा शर्मा गई और कुछ ना बोली। इस पर उसकी सखियां बोली, शर्मा क्यों रही हो? बता भी दो, क्या हम तुम्हारे पति को तुमसे चुरा लेंगे? रहेगा वो तो तुम्हारा ही। हाँ, बस थोड़ा सा उसके बारे में मुझे भी जानने का मौका मिल जाएगा। सारी सखियां हंसी ठिठोली कर रही थी। इतने पर रमा की माँ आ जाती है और कहने लगती है, तुम लोग ऐसे हंसी ठिठोली ही करते रहोगी कि कुछ खाओ पियोगी भी? इतने पर रमा की सखियां कहने लगी, काकी, अब तुम ही हमारा सहारा हो, या तो एक दिन हम सबको छोड़कर चली जाएगी। यह बात सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए। उस समय थोड़ी देर के लिए सभी लोग उदास हो गए, परंतु फिर सारी सखियों ने रमा को हंसा दिया। उसके बाद सभी साथ में बैठकर चाय पीने लगी। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी थी। एक दिन वह घड़ी आ ही गई जिस दिन रमा का विवाह होना था। शंभू के दरवाजे पर बारात आ गई। रमा का पति, जिसका नाम सुरेश है, वह घोड़ी पर सवार होकर आया और बड़ा ही सुंदर था। रमा की सखियां उसे देखते ही रह गई और अंदर आकर रमा से कहने लगी, क्यों री? इसीलिए तू हमसे उसके बारे में सब छिपा रही थी कि कहीं उसे हम नजर न लगा दे। वह तो बड़ा ही सुंदर है। रमा का विवाह हो गया और उसकी विदाई का समय आ गया। सभी लोग थोड़ा उदास थे, क्योंकि रमा शंभू की इकलौती औलाद थी। रमा के जाने पर शंभू और उसकी पत्नी अकेले पड़ गए, इसीलिए वे बहुत रो रहे थे। रमा भी अपने माता पिता से लिपटकर रो रही थी। उसके बाद शंभू ने सुरेश से कहा कि वह उसकी बेटी का ख्याल रखेगा। सुरेश ने भी उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, आप लोग चिंता न करें, आज से रमा हमारी अमानत है, हम उसका पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। इस पर सुरेश के पिता कहने लगे, आप लोग चिंता ना करें, हम बहू नहीं बल्कि बेटी लेकर जा रहे हैं। हमारी कोई बेटी नहीं है, आज से रमा ही हमारी बेटी है। सभी लोगों को
थोड़ी तसल्ली हुई और रमा की डोली कहारों ने उठा ली और गांव से बाहर लेकर निकल गए। उसके बाद रमा की डोली को बैलगाड़ी में रखा गया क्योंकि सुरेश का घर काफी दूर था। रमा ने घूंघट कर रखा था। सुरेश उसे एक बार देखना चाहता था। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि उसे एक बार रमा की झलक मिल जाए तो क्या बात है। परंतु रमा ने इतना बड़ा घूंघट किया था कि उसका चेहरा कहीं से दिखाई देने की गुंजाइश न थी। बाराती और सभी लोग गांव के लिए आगे निकल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गई। सुरेश के पिता ने एक मंदिर पर बारात को रुकवाया और वहीं पर खाने पीने का इंतजाम करवा रखा था। सभी लोग खाना खाने लगे। फिर कुछ औरतें रमा को आकर ले गई और उसे खाना खिला दिया। अकेला वक्त पाकर सुरेश उसके पास आया और कहने लगा, रमा, तुमने ठीक से तो खाना खाया है ना? रमा ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद सुरेश कहने लगा, मैंने भी अच्छे से खा लिया। अब शाम तक भूख तो ना लगेगी। थोड़ी दूर सभी लोग वहां पर आराम किए और उसके बाद बारात और आगे की ओर निकल गई। रमा अपनी डोली में लेट गई थी। अब उसे थोड़ी सी नींद आ गई। उसकी आंख लग गई और वह सो गई। अचानक से उसका घूंघट उसके चेहरे से हट गया। सुरेश उसे देखता ही रहा। वह सोते हुए और भी खूबसूरत लग रही थी। सुरेश बिना पलके झपके उसे एकटक देखे जा रहा था, मानो वह अपनी आंखों की प्यास बुझा रहा हो। उसके बाद अचानक से कोई गड्ढा आ गया, इसीलिए रमा की नींद खुल गई और उसने देखा कि सुरेश उसे एकटक देख रहा है। वह झिझक गई और तुरंत ही अपना घूंघट ढक लिया। यह देखकर सुरेश हंसने लगा और बोला, तुम्हें मुझसे पर्दा करने की कोई जरूरत ना है। रमा कुछ ना बोली और ना ही उसने अपना घूंघट उठाया। शाम हो रही थी। बारात सुरेश के गांव पहुंच गई। सभी लोग मंगल गीत गा रहे थे। रमा और सुरेश को डोली से उतारा गया। सुरेश की मां ने अपनी बहू का खूब स्वागत किया। उसके बाद जब मुंह दिखाई की बारी आई तो सभी ने रमा का घूंघट उठाकर उसका चांद सा मुखड़ा देखा। सभी लोग बहू की तारीफ कर रहे थे। फिर उसके बाद गांव की एक काकी कहने लगी, जरा यह तो बताओ, सास ने बहू को मुंह दिखाई में क्या दिया? इतने पर सुरेश की मां ने अपनी चाबियों का गुच्छा बहू को थमा दिया और बोली, आज से यह घर तुम्हारा है बेटी। यह सुनकर सभी लोग बोले, अरे, इस बेचारी पर इतना बड़ा बोझ अभी से क्यों डाल रही हो? तब सुरेश की मां कहने लगी, मैं इसे अकेली कहाँ छोड़ रही हूँ। मैं इसके साथ रहूंगी। मैं इसे धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगी। परंतु आज से इस घर की मालकिन मेरी बहू है। ना ना, बहू ना, बल्कि मेरी बेटी है। सभी लोग बहुत आश्चर्य से सुरेश की मां को देखे जा रहे थे। उसके बाद काकी ने कहा, अब जरा जानू तो, ससुर ने अपनी बहू को मुंह दिखाई में क्या दिया है? इतने पर सुरेश के पिता बोले, मैं भला क्या दूंगा? सब कुछ तो मेरी बहू का है और आज से मैं अपनी बहू को इस घूंघट से आजाद करता हूँ। उसे घूंघट करने की कोई जरूरत ना है। यह बात सुनते ही गांव वाले एकदम दंग रह गए और कहने लगे, यह कैसा उपहार है? भला नई नवेली दुल्हन घूंघट नहीं करेगी तो क्या बिना घूंघट के पूरे गांव में घूमेगी? घूंघट तो एक नई बहू का गहना होता है। परंतु सुरेश के पिता ने अपनी बहू को घूंघट से आजाद कर दिया था।
यह सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी कि मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। जितना मैंने अपनी सखियों से ससुराल के बारे में सुना था वह तो बिल्कुल गलत है। ये लोग मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानते हैं। 2-4 दिन तक कुछ रिश्तेदार घर पर रुके हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे सारे रिश्तेदार अपने घर चले गए। अब घर में सुरेश, रमा और उसके माता पिता ही थे। सुरेश की माँ अपनी बहू का सारे कामों में हाथ बटाती, उसे कोई भी काम अकेले ना करने देती। कभी कभी रमा की आंख लग जाती और वह सुबह देर से उठती, तो अब तक सुरेश की माँ रसोई का सब काम निपटा चुकी होती। और जब रमा उठती तो उसे बड़े प्यार से कहती, बेटी तुम नहा धोकर पूजा कर लो, फिर हम सब लोग साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। रमा यह सब देखकर बहुत ही हैरान रह जाती और शर्मिंदगी भी महसूस करती कि उसकी सास सुबह सुबह उठकर सब काम कर देती हैं और वह सोती रह जाती है। परंतु सुरेश की माँ कहती है, अभी तो तुम छोटी हो, इस उम्र में ऐसा होता है। भला हम बूढ़ों को इतनी नींद कहाँ आती है। आंख खुल गई इसीलिए उठकर सोचा तुम्हारे कामों में हाथ बटा लूं। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ना है। अपने ससुराल में इतना प्यार पाकर रमा बहुत खुश थी। उसे अब अपने मायके की याद भी ना आती। कभी कभी अपने माता पिता का हाल चाल ले लिया करती थी। एक दिन सुरेश के पिता बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनका मुंशी आता है और सारा हिसाब किताब गिनाने लगता है। रमा यह सब देखकर बड़ी खुश हो जाती है कि उसके ससुर जी मजदूरों का कितना ख्याल रखते हैं। उन्हें 1 रुपए मजदूरी देते हैं और उनकी छुट्टी का पैसा भी ना काटते हैं। वे कितने दयालु हैं। रमा उन्हें प्यार से बाबा बुलाती थी। एक दिन रमा सुरेश से कहने लगी, वह भी खेतों में जाना चाहती है। वह खेतों को देखना चाहती है कि कैसे हमारे खेतों में मजदूर काम करके अनाज उगाते हैं। इतने पर सुरेश की माँ कहने लगी, हाँ क्यों नहीं। सुरेश बेटा, तुम बहू को घुमाने के लिए कहीं नहीं ले गए, कम से कम खेतों तक ही घुमा लाओ। सुरेश हंसने लगा और रमा से बोला, चलो आज मैं तुम्हें अपने सारे खेत घुमाऊंगा। सुरेश रमा को लेकर खेतों में चला जाता है। रमा देखती है वहां पर औरतें, बूढ़े और जवान सभी काम कर रहे होते हैं। कुछ औरतों के पीठ पर तो बच्चा भी बैठाए रहती हैं, क्योंकि वे बच्चे बहुत छोटे होते हैं। रमा यह सब देखकर बड़ी उदास हो जाती है। फिर अचानक से बारिश होने लगती है और वह खेत में बनी झोपड़ी में छुप जाती है और वहां पर काम कर रही औरतों से कहती है, तुम लोग भी अंदर आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगी। तब उनमें से एक कहती है, नहीं नहीं मालकिन, आप वहां रहिए, हम काम करते रहेंगे। तब रमा कहने लगती है, अरे तुम्हारी पीठ पर जो बच्चे हैं वह भीग जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, कम से कम उनके लिए तो झोपड़ी में आ जाओ। तब 2 औरतें रमा के पास आती हैं और कहने लगती हैं, मालकिन अगर हम काम नहीं करेंगे और छुट्टी मनाएंगे तो हमारे पैसे कट जाएंगे, और वैसे भी 75 पैसे में क्या होता है। रमा थोड़ा सोच में पड़ गई, पर वह कुछ ना बोली। तब रमा बोली, ये मेरा हुक्म है, तुम सब लोग जब तक बारिश होती है इस झोपड़ी के अंदर रहो, किसी को भीगने की कोई जरूरत नहीं। सभी औरतें रमा का कहना मानकर उसके पास झोपड़ी में आ जाती हैं।
और वे झोपड़ी में चारपाई के नीचे बैठने लगती हैं। तभी रमा कहती है, तुम सब जमीन में ना बैठो बल्कि ऊपर चारपाई पर बैठो। तब उनमें से एक लड़की मीना, वह बोलती है, मालकिन, भला हम तुम्हारे बराबर कैसे बैठ सकते हैं? तब रमा कहती है, इसमें बराबरी की क्या बात है? मैं भी तो तुम्हारे जैसी हूँ और तुम तो मेरी ही उम्र की लगती हो। मेरी यहाँ कोई सहेली नहीं है, क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? यह बात सुनकर सभी औरतें एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। फिर उसमें से एक फुसफुसाहट की आवाज आती है, ये छोटी मालकिन तो कितनी अच्छी हैं। ये हम में कोई भेदभाव ना करती हैं। बारिश बंद हो जाती है। उसके बाद सभी औरतें अपने अपने काम पर चली जाती हैं। उधर सुरेश रमा को आवाज देता है और घर जाने के लिए कहता है। रमा सुरेश के साथ घर वापस आ जाती है। फिर इसी तरह कभी कभी वह सुरेश के साथ खेतों में जाया करती थी। घर के काम जल्दी से निपटाकर वह खेतों में अपनी सहेली के पास चली जाया करती थी। एक दिन वह मीना से पूछने लगी, क्या तुम लोगों को सच में 75 पैसे ही मजदूरी मिलती है? तब मीना कहने लगी, हाँ मालकिन, हमें 75 पैसे ही मिलती है। रमा यह सुनकर थोड़ा हैरान हो गई और मन ही मन सोचने लगी, बाबा तो मजदूरों को 1 रुपए देते हैं, क्योंकि मुंशी ने जो खाते में लिखा है उसमें तो मजदूरों की मजदूरी 1 रुपए है। फिर ये 75 पैसे क्यों बताते हैं? उसके बाद रमा मीना से कहने लगी, क्या तुम्हारी छुट्टी का पैसा कटता है? तब मीना बोली, हाँ मालकिन, छुट्टी का भी पैसा कट जाता है। खाने को सिर्फ 15 मिनट मिलते हैं और उनमें से अगर 5 मिनट भी देर हो गया तो उसका भी पैसा कट जाता है। रमा फिर से सोचने लगी कि मुंशी जी ने जो बाबा से खाते में लिखवाया है उसमें तो मजदूरों की छुट्टी का पैसा नहीं कटता है और उनके खाने का समय 15 मिनट नहीं बल्कि 1 घंटा है। मीना समझ गई मुंशी कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। उसने मन में ठान लिया कि वह इस बारे में बाबा से और अपने पूरे परिवार से बात अवश्य करेगी। रमा खेत से घर वापस आ गई। घर वापस आते ही रमा की सास कहने लगती है, बेटा, आज आने में थोड़ी देरी कर दी। तब रमा बोली, माँ, आपने खाना नहीं खाया क्या? उसकी सास बोली, भला तुम दोनों के बिना हमारे गले से निवाला उतरेगा? तब रमा अपने सास ससुर से कहने लगी, माँ बाबा, अब आप लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। हम तो ठहरे जवान, थोड़ी देर भी हो गई तो कुछ बुरा नहीं, परंतु आप लोगों को अब अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देना होगा। फिर सभी लोग खाना खाने लगे। खाना खाते समय रमा कहने लगी, माँ बाबा, खाने के बाद आप लोगों को कुछ काम तो नहीं? तब उसके बाबा बोले, नहीं, मुझे कोई काम नहीं है बेटा, बताओ क्या बात है? रमा बोली, खाने के बाद बताऊंगी। इस पर सुरेश बोला, अरे ऐसी कौन सी बात है जो तुम अभी नहीं कर सकती? तब रमा ने सारी बातें अपने परिवार को बता दी। सुरेश को तुरंत ही गुस्सा आ गया और वह कहने लगा, मुझे तो यह मुंशी पहले से ही पसंद ना था, परंतु बाबा की वजह से मैं चुप रह जाता था, नहीं तो मैं इसकी हड्डी पसली एक कर देता। रमा बोली, तैस में आकर कोई गलत फैसला मत लीजिए। हमें इस मामले को अच्छी तरह और समझदारी से सुलझाना होगा ताकि मुंशी जी को कुछ बुरा भी ना लगे और वह सब समझ जाएं। इसके बाद उसके बाबा कहने लगे, बेटा, तू जो कहेगी हम सब वैसा ही करेंगे।
रमा ने उन्हें सब कुछ विस्तार में समझा दिया कि वह कैसे कैसे मुंशी जी से बात करेगी। वह अपने बाबा से कहने लगी, बाबा, कल आप मुंशी और उसके पूरे परिवार को रात के खाने पर आमंत्रित करें। उसके बाद वहीं पर सारी बातें होंगी। हम उनसे कुछ भी सीधे सीधे ना कहेंगे, क्योंकि वे हमारे घर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। अगर अचानक से हमने उनसे कुछ कहा तो शायद वे मजदूरों पर जुल्म करेंगे। इसीलिए हमें इस मामले को बहुत ही समझदारी से सुलझाना होगा। उसके बाबा कहने लगे, ठीक है बेटा, मैं मुंशी और उसके परिवार को खाने पर बुला लेता हूँ। उसके बाद अगले दिन मुंशी और उसका परिवार खाने के लिए आ जाते हैं। सभी लोग मुंशी और उसके परिवार का स्वागत करते हैं। इतना स्वागत तो शायद मुंशी का पहले कभी ना हुआ। वह थोड़ा हैरान रह गया और कहने लगा, मालिक, क्या बात है? आज इतना सब इंतजाम कैसे? कोई खास अवसर है? क्या बहू रानी खुशखबरी देने वाली हैं? इतने पर रमा कहने लगी, अरे नहीं नहीं मुंशी जी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आज कुछ और ही खुशी का दिन है। अभी आप चाय नाश्ता करके खाना खाइए। खाने पर आराम से बाबा आपको सब बताएंगे। मुंशी थोड़ा सोच में पड़ गया। उसके बाद अचानक से रमा की दोस्त मीना अंदर आती है। मीना को घर में देखकर मुंशी थोड़ा सा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि इस वक्त यह मीना की बच्ची यहाँ क्या कर रही है। वह मीना से कहने लगा, तुम जाकर खेतों में काम करो। उसके बाद मुंशी बोला, मालिक, आपने इन मजदूरों को इतनी छूट दे रखी है कि अगर ये काम पर नहीं आते हैं तब भी आप इन्हें इनकी पगार देते हो। बाकी लोग ऐसा नहीं करते, इसीलिए ये सिर पर चढ़कर बैठते हैं। सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, क्योंकि मुंशी यह जानता था कि वह तो मजदूरों के पैसे काट लेता है और सबके सामने सफेद झूठ बोल रहा है। चाय नाश्ता करने के बाद सभी लोग थोड़ी देर आपस में बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे। उसके बाद खाने के समय सभी लोग फिर से एक साथ बैठे और बात करना शुरू कर दिया। तब मुंशी ने कहा, मालिक, आपने कहा था कि आप खाने पर इस दावत की वजह बताएंगे। अब तो बताइए कि हमें इस तरह बुलाने का क्या उद्देश्य है। तब सुरेश कहने लगा, मुंशी जी, यह तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इतने पर सुरेश के बाबा कहने लगे, मुंशी जी, हमने आपकी पगार बढ़ा दी है। यह सुनकर मुंशी और उसका परिवार खुशी से झूम उठा। फिर उसके बाद सुरेश के बाबा ने कहा कि हमने मजदूरों की मजदूरी 1 रुपये 25 पैसे कर दी है और अब उनके खाने का समय 1 घंटे के बजाय हमने 2 घंटे कर दिया है और उनकी छुट्टी का पैसा एक ना कटेगा। यह सब सुनकर मुंशी भौवें ऊंची करके कहने लगा, अरे मालिक, आप यह क्या कर रहे हैं? इन मजदूरों के भाव तो और बढ़ जाएंगे और फिर अब तो मेरे ऊपर और काम आ गया है। इतना बड़ा लेखा जोखा जो संभालना है। इतने पर सुरेश कहने लगा, मुंशी जी, अब आप लेखा जोखा नहीं संभालेंगे। अब सारा ध्यान हमारी पत्नी रमा रखेगी और उसकी दोस्त मीना बाजार से सारा सामान लाएगी। राशन पानी जो भी लगता है वह सब लाएगी। इतने पर मुंशी कहने लगा, भला इन लोगों को बाजार की क्या समझ। इतने पर सुरेश के बाबा बोले, तुम्हें नहीं पता, मेरी बहू पढ़ी लिखी और बहुत समझदार है। वह सब काम बहुत आसानी से कर लेगी। अब आपको लेखा जोखा संभालने की जरूरत नहीं है।
हम सबने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा और तुम्हारे काम को हमने थोड़ा हल्का कर दिया है। अब सिर्फ तुम मजदूरों की देखभाल करोगे। इसके अलावा सारा काम मेरी बहू संभाल लेगी। यह सुनकर मुंशी सब समझ गया कि यहाँ सब क्या चल रहा है, परंतु वह अपनी नौकरी बचाकर वहां से चुपचाप चला आया। तब उसके बाद सुरेश के बाबा अपनी बहू को शाबाशी देने लगे और बोले, बेटा, आज तुम्हारी वजह से हमने इतने बड़े मुश्किल को आसानी से सुलझा लिया है। सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। इस तरह रमा ने अपने पूरे परिवार को एक मुसीबत से बचा लिया और इतनी समझदारी से किया कि मुंशी की नौकरी भी ना गई और सारा लेखा जोखा अपने हाथ में ले लिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।